से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करेगी, साथ ही अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के पूरे प्लान की पूरी झलक तो कल यानी मंगलवार को बजट से मिलेगी, लेकिन आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे में इसका मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पे होंगी। 5-5 घंटे चलेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में है। सबको राहत का इंतजार है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी बजट में राहत की उम्मीद कर रहा है। साथ ही टैक्स पेयर्स को भी इस साल पेश होने वाले बजट से टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। बजट सत्र में देश की माली हालात सुधारने पर बात होगी। सरकार के हर कदम पे नजर होगी, लेकिन विपक्ष देश के कुछ दूसरे बड़े मुद्दे भी बजट सत्र में उठाएगा। मसलन पेगासस जासूसी, चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी, एमएसपी और किसानों के हालात जैसे मुद्दों के विपक्ष मुद्दे उठा सकता है। कांग्रेस ने मांग की है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। शानदार बजट की उम्मीद में घरेलू शेयर बाजार ने आज कारोबार की बम्पर शुरुआत की। बजट से एक दिन पहले के कारोबार में बाजार प्री ओपन सेशन में ही 2% से ज्यादा चढ़ गया। कारोबार खुलने के बाद भी बाजार की मजबूती बरकरार है। आज पेश हो रही आर्थिक समीक्षा के बेहतर आंकड़े बाजार का मनोबल ऊपर कर सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सप्ताह से बिकवाली का दबाव हावी है। हालांकि बाजार के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। ये उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी। इस दौरान वो पहले चरण के तरह जिन विधानसभाओं सीटों पर चुनाव होने हैं वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। इस वर्चुअल रैली के लिए 5 जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध की 100 जगहों पर LED वैन और स्क्रीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे। वो वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम का संबोधन आज शाम 4 बजे होगा। कार्यक्रम का विषय शी द चेंज मेकर रखा गया है। उसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि का जश्न मनाना है। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की कड़हल सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इसके लिए एक दिन पहले ही वो सैफई पहुंचे। रविवार को पहले उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपना चुनावी अभियान पूरा किया, फिर निजी चार्टर्ड प्लेन से सैफई चले गए। आज वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, फिर सुबह करीब 11 बजे सैफई से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे और नामांकन भरेंगे। पंजाब के सियासी घमासान में कई दिग्गज आज नामांकन भरेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का। चन्नी बरनाला जिले की भदौर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने चमकौर सिंह के बाद चन्नी को भदौर सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैप्टन अमरिंदर पटियाला शहर से पर्चा दाखिल करने वाले हैं। वहीं अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल एक ही दिन अपने अपने विधानसभा का पर्चा भरेंगे। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से, जबकि प्रकाश सिंह बादल लंबी से नॉमिनेशन भरेंगे। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को आगरा की सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में जनसंपर्क और सभाएं करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य मैनपुरी से प्रचार करेंगे। चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की आज होगी बैठक, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रत्यक्ष रैली पे प्रतिबंध जारी रखा जाए या नहीं। आयोग ये भी तय कर सकता है कि क्या राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने में नई राहत दी जा सकती है। संक्रमण में सुधार के बावजूद चुनाव आयोग हड़बड़ी में नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ही छूट मिलने की उम्मीद है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पे वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। अब से आज 31 जनवरी को देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने 9 दिसंबर 2021 के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया था, उनमें से कोई एक वादा पूरा नहीं किया गया है। इसके चलते जिला और तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शन देश के कम से कम 500 जिलों में हो रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियां जोरों पे हैं। उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी, जिसे सीएम धामी जारी करेंगे। लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कल विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बिंदु खत्ता में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे रावत ने युवाओं के साथ कबड्डी के दाव पेच भी दिखाए। इस दौरान कहा है कि उन्होंने लाल कुआं के विकास के लिए जो भी वादे किए हैं उन्हें जरूर पूरा करेंगे। मेरठ में 1400 सीनियर सिटीजन वीडियोग्राफी के साथ घर से मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सभी जिलों में 80 साल से अधिक बुजुर्गों को घर से ही वोट करने की सुविधा देने के आदेश दिए थे। ऐसा पहली बार होगा जब 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए मेरठ प्रशासन लगातार ट्रेनिंग करवा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। इनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पिछले 10 वर्ष से विधायक हैं, लेकिन यहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मजबूर होकर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नोएडा में बीजेपी लीडर रवि किशन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला नोएडा में पार्टी के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसी के खिलाफ नोएडा सेक्टर 63 में मामला दर्ज कर लिया गया है। कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में भारतीय सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मरने वाले आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इस एनकाउंटर के साथ ही 1 साल कश्मीर घाटी में मारे गए आतंकवादियों का आंकड़ा 21 हो चुका है। इस ऑपरेशन में जैश कमांडर जाहिद वानी के मारे जाने से कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के हौसले पस्त होने की संभावनाएं हैं। जाहिद वानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पे हुए हमले में शामिल था, जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी जाहिद वानी पर दर्जनों केस दर्ज थे। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करने में भी उसका खास भूमिका देखा गया। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। आज सुबह 7 बजे से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मंदिर के कपाट 11 जनवरी को बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जबकि केस में कमी आने लगी है तो एक बार फिर से मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इंदौर की वर्षा सिरसिया ने ये 4,500 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते दिखाई दे रहे हैं। वर्षा ने अकेले ही इस रंगोली को बनाया। वर्षा सिरसिया की इस विशालकाय रंगोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की तैयारी जोर पकड़ती जा रही है। इसी कड़ी में चेन्नई में वैक्सीनेशन मेला शुरू हुआ है। लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद भी मेले में आकर टीका लगवाया। वैक्सीनेशन मेले में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। बुजुर्गों और महिलाओं के टीकाकरण के लिए मेले में अलग से व्यवस्था की गई है। फिल्म अभिनेत्री काजोल को कोरोना हो गया है। काजोल ने खुद इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपनी बेटी निशा की तस्वीर शेयर करते हुए कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी। काजोल ने लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। मैं नहीं चाहती कि कोई रूडोल्फ की तरह मेरी ऐसी नाक देखे, तो चलिए दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान को देखते हैं। पोस्ट में काजोल ने बताया कि वो अपनी बेटी निशा को बहुत मिस कर रही हैं। कोविड
कोविड संक्रमण की शिकार लता मंगेशकर की तबीयत अब तेजी से सुधर रही है। इस बात की जानकारी खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दी। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में कहा कि लता जी ने निमोनिया और कोरोना दोनों को मात दी है। हालांकि कमजोरी की वजह से उन्हें अभी आईसीयू में ही देखरेख के लिए रखा गया है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 7.4 हो गया है। एलएनजेपी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश का कहना है कि दिल्ली के अस्पतालों में तेजी से कोविड मरीजों की संख्या कम हुई है और आने वाले दिनों में ये संख्या और कम होने की उम्मीद है। राजधानी में कोविड नियमों के काफी हद तक छूट देने के बाद अब लोग आराम से दफ्तर जा पा रहे हैं। कोविड नियमों के ढील के बाद अब एयरलाइंस कंपनियों को भी एक नई उम्मीद जगी है। विस्तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड नियमों में छूट दी जा रही है, जिसके बाद फरवरी में यातायात में थोड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से ज्यादा फ्लाइट्स रवाना होंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कोहरे से तो मामूली राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं का पहरा है। वहीं प्रदूषण की मार भी जारी है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बहुत खराब कैटेगरी में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिन में तेज हवाएं चलने और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है। अरुणाचल चीन बॉर्डर पे स्थानीय नेताओं ने सर्दी से परेशान लोगों को राहत देने के लिए पहल की और गरीब लोगों को कंबल बांटे। कई जगह पे अलाव का इंतजाम कराया गया। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में भीषण सर्दी है और बर्फबारी हो रही है। तापमान 0 से नीचे जा चुका है। ऐसे में गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। शिमला में पिछले हफ्ते भर से हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। सड़कों पर बर्फ जम जाने के चलते रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोग परेशान हैं बल्कि सैलानियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सड़क पर फिसलन हो रही है जो कि हादसों को दावत दे रही है। ऐसे में अब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बर्फबारी का ये दौर अब यहीं थम जाए। लद्दाख में इन दिनों सांस्कृतिक फेस्टिवल स्पिट्टुक गास्टा की धूम है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है रंगीन मुखौटा नृत्य, जिसमें चेम्स कहा जाता है। लोग कई देवी देवताओं का चित्रण करते हुए मठ के सामने नृत्य करते हैं। मुखौटा नृत्य की शुरुआत सेरस्कम के साथ हुई थी। ये त्योहार हर साल 2 दिन तक मनाया जाता है। इसका मकसद राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। एमपी के आगर मालवा में एक छात्र ने बनाया अनोखा कूलर। ये कूलर ठंड में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा देने का काम करता है। यही नहीं, बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉलेज के छात्र मुस्तफा ने करीब 2 साल की मेहनत के बाद ये कूलर तैयार किया। इस कूलर के लिए भारत सरकार से प्रोविजनल पैटेंट लिया जा चुका है और जल्दी इसका और अच्छा डिजाइन तैयार कर इस पैटेंट को किसी अच्छी कंपनी के साथ टाई अप कर दिया जाएगा। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने रूस के मेदवेदेव को मात दी। वो 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जोकोविच और रॉजर फेडरर जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। 5 घंटे 24 मिनट तक चले इस मैराथन खिताबी मुकाबले में जब लगा कि नडाल इतिहास रचने से चूक जाएंगे, वो उतनी ही मजबूती के साथ कमबैक करते चले गए। उनके सामने थे रूस के मेदवेदेव, जिन्होंने पहले दोनों सेट 6-2, 7-6 से अपने नाम कर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने की ओर कदम बढ़ा दिए थे। 5वें सेट में दोनों ने सारी ताकत झोंक दी। आखिरकार नडाल ने 7-5 से बाजी मारते हुए दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। बैडमिंटन में भारतीय बेटी उन्नति हुड्डा ने ओडिशा के कटक में रविवार यानी 30 जनवरी 2022 को इतिहास रचा। उन्होंने $75,000 इनामी ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। 14 साल की उन्नति हुड्डा सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। भारतीय शटलर ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके फाइनल मुकाबले में स्मिथ तोष्नीवाल पर 21-18,
21-11 से जीत दर्ज की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के पास यूं तो एक से बढ़कर एक गाड़ी है, लेकिन हाल ही में उनके गैराज में एक और अच्छी गाड़ी शामिल हुई। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस गाड़ी को हल्क नाम दिया है। अपनी इस नई एसयूवी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं और कैप्शन लिखा है, मेरे नए खिलौने को अपना हेलो कहिए, इसका नाम हल्क है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने विराट कोहली को असाधारण कैप्टन करार दिया। इयान चैपल ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते हुए सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की विरासत आगे बढ़ाने वाली बात कही। इयान चैपल के मुताबिक विराट कोहली ने भारतीय टीम को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की विनर बनी है। बता दें, आखिरी मुकाबला प्रतीक सहजपाल, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच था, लेकिन दोनों को पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी प्रकाश ने विनर का खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि शमिता शेट्टी को भी काफी मजबूत कंटेस्टेंट माना जा रहा था, लेकिन वो टॉप 3 में जगह नहीं बना पाई और टॉप 4 में आकर ही घर से बेघर हो गई। खबर थी कि फरहान अख्तर और शिबानी ढांडेकर मार्च में कोर्ट मैरिज करेंगे, मगर अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों उसके अगले ही महीने यानी अप्रैल 2022 में ग्रैंड वेडिंग होस्ट करेंगे। फरहान और शिबानी तो काफी समय से शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पे अक्सर ही अतरंगी वीडियोस डालकर अपने फैंस का दिल जीतती रहती हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर की, जिसपे वो स्टार फ्रूट या हिंदी में कहे जाने वाले कमरख तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। शिल्पा का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक्टर कॉमेडियन भारती सिंह अपने फैंस को हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसा ही मौका भारती के फैंस को तब मिला जब भारती ने अपने पति हर्ष को उनके जन्मदिन पर आदि मानव बना डाला। भारती ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया। भारती का ये मस्ती भरा वीडियो दर्शकों को गुदगुदा रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। शादी के बाद पहली बार मौनी रॉय अपने पति संग मुंबई एयरपोर्ट पे नजर आई। मौनी और उनके पति ने मीडिया के सामने कई पोजेस दिए। हाल ही में मौनी रॉय ने सूरज नाम्बियार के साथ 7 फेरे लिए हैं और उनकी शादी साउथ इंडिया और बंगाली रीति रिवाज के साथ हुई है। उत्तर कोरिया ने शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। समुद्र में गिरने से पहले मिसाइल ने करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया के बार-बार मिसाइल परीक्षण से दहशत में जापान और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मिसाइल परीक्षण की निंदा की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अगर साल 2024 में वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं तो कैपिटल हिल में बीते 6 जनवरी को हिंसा करने के कारण आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को माफ कर देंगे। 6 जनवरी 2021 को हजारों ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल पे धावा बोल दिया था। ये साल 1812 के युद्ध के बाद से कांग्रेस में सबसे बड़ा हमला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से कुछ घंटे पहले पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में शुक्रवार तड़के एक पुल ढह गया और एक गैस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। बाइडेन शहर में बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा करने के लिए पहुंचने वाले थे। प्रशासन ने लोगों से इस इलाके से बचने का आग्रह किया। फिलहाल इलाके की गैस लाइन काट दी गई है। घटना को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि बाइडेन को हादसे की सूचना दे दी गई है। व्हाइट हाउस की टीम राज्य और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थानीय लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने कोरोना नियमों के साथ साथ कानून का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेल्जियम पुलिस के मुताबिक करीब 1600 लोगों ने यहां कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ मार्च किया है। हालांकि 21 जनवरी से कोरोना बंदिशों में ढील दी गई थी, मगर बूस्टर डोज सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में पत्रकारों के लिए राहत की खबर आई है। यहाँ पत्रकारों को उनके काम के बीच आराम देने के लिए हाईटेक कैबिन बनाए गए हैं। करीब 20 स्लीप रेस्ट कैबिन में पत्रकार आराम से सो सकते हैं। ये चीन की कीसन टेक्नोलॉजी क्रॉप ने बनाया है।